क्वेश्चन है व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग क्या है? राइट डाउन द स्टेप ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के क्या स्टेप हैं इसके बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग, राइट डाउन द स्टेप ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग क्या है और इसके स्टेप क्या है? तो प्लांट ब्रीडिंग इज द मैनिपुलेशन ऑफ द प्लांट स्पीसीज टू क्रिएट द डिजायर्ड प्लांट। प्लांट ब्रीडिंग जो है एक प्रकार का टेक्निक है जिसमें हम प्लांट स्पीसीज के साथ मैनिपुलेशन करते हैं, और मैनिपुलेशन हम इसलिए करते हैं ताकि उससे हमें डिजायर्ड प्लांट प्राप्त हो सके। यानी प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता है कि कोई भी प्लांट स्पीसीज के साथ आप किसी भी प्रकार का छेड़खानी करके या उसमें किसी प्रकार का बदलाव लाके और उससे हम अपना मनचाहा प्लांट को जब प्राप्त करने के लिए जो भी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग। यानी प्लांट ब्रीडिंग क्या है? प्लांट ब्रीडिंग में मैनिपुलेशन होता है प्लांट स्पीसीज के साथ। मैनिपुलेशन का मतलब होता है छेड़खानी करना या बदलाव लाना उसमें किसी भी प्रकार का, ठीक है। और ये मैनिपुलेशन किस लिए किया जाता है? मैनिपुलेशन इसलिए किया जाता है ताकि उससे हम प्राप्त कर सके डिजायर्ड प्लांट। डिजायर्ड का मतलब होता है अपने इच्छा अनुसार। जब हम अपने इच्छा अनुसार प्लांट को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन करते हैं किसी प्लांट स्पीसीज में, तो उसी टेक्निक को हम कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग। ओके, तो प्लांट ब्रीडिंग इज द मैनिपुलेशन ऑफ द प्लांट स्पीसीज टू क्रिएट द डिजायर्ड प्लांट। अब ये जो है हम प्लांट ब्रीडिंग करते क्यों है? प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक हम इसलिए करते हैं ताकि इससे हम ऑब्टेन जो भी प्लांट करेंगे उसमें बेटर कल्टीवेशन हो, ठीक है, उससे अधिक बेटर एल्ड्स हमको प्राप्त हो सके, अच्छा पैदावार हमें मिल सके, डिजीज रेजिस्टेंस हो यानी वो बीमारी फ्री हो वो प्लांट, बेटर क्वालिटी उससे जो है डेवलप हो सके, पेस्ट रेजिस्टेंस हो यानी उसमें किसी भी प्रकार के कीड़ा मकोड़ा नहीं लगे, ठीक है, टॉलरेंस टू द इन्वायरमेंटल स्ट्रेस यानी इन्वायरमेंट में जो भी स्ट्रेस है जैसे सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़मीन में अधिक है या कम है, टेम्परेचर कैसा है, इन सभी को भी वो झेल सके। तो ऐसे प्लांट को जब भी हम ऑब्टेन करना चाहते हैं तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि प्लांट ब्रीडिंग के लिए क्या क्या स्टेप इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लांट ब्रीडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले कलेक्शन ऑफ द जेनेटिक वेरिएबिलिटी करना होगा। इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सिलेक्टेड पेरेंट्स, और दो स्टेप और है सिलेक्शन टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन। यानी अगर स्टेप देखें तो स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पास एक जो है सो टमाटर का पौधा है, एक टमाटर का पेड़ है। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को आप जो है सो सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी वीडियो बना सकें। और मेरा ऑफलाइन क्लासेस है हज़ारीबाग में, अगर आप हज़ारीबाग में रहते हैं तो आके हमसे मिलिए, हम आपको ये सभी का PDF दे सकते हैं जेरोक्स के लिए। थैंक यू। What are the basic component of the ecosystem? इकोसिस्टम में क्या बेसिक कंपोनेंट का होना ज़रूरी है? कौन कौन से घटक हैं जो इकोसिस्टम में होना ज़रूरी है या किन चीज़ों का इकोसिस्टम में होना ज़रूरी है? तो 4 चीज़ों का इकोसिस्टम में होना ज़रूरी है। पहला है प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगा, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा है एनर्जी फ्लो और चौथा है न्यूट्रिएंट साइकिल। तो एक इकोसिस्टम में 4 चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। पहला है प्रोडक्टिविटी, दूसरा है आपका डिकम्पोजिशन, तीसरा है एनर्जी फ्लो और चौथा है आपका न्यूट्रिएंट साइकिल। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर और ग्लोब इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। नेचर का फंक्शनल यूनिट यानी नेचर में काम कर रहा कोई एक यूनिट या फिर ग्लोब का कोई फंक्शनल यूनिट, इसी को हम क्या कहेंगे? इकोसिस्टम कहेंगे। इकोसिस्टम वैसा जगह होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फिर से इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द
नेचर और ग्लोब इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। नेचर का फंक्शनल यूनिट या फिर ग्लोब का फंक्शनल यूनिट को ही हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। इन द इकोसिस्टम द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट कौन है, जितने भी लिविंग जीव है, और एबायोटिक वो है जो नॉन लिविंग जीव है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करते कहाँ पे, इकोसिस्टम में है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम क्या है, टोटल जो सब मेनली आपको 3 प्रकार के इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे। पहला है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम, और तीसरा जो है वो है आपका मैन मेड इकोसिस्टम। अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का हम लोग एग्जाम्पल देखें तो वो है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट। एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है पॉन्ड, लेक और रिवर। जबकि मैन मेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है आपका एक्वेरियम, क्रॉपफील्ड, टेरियम। टेरियम क्या होता है, जिस तरह से एक्वेरियम होता है वो पानी का बना होता है, टेरियम जो है वो सॉइल का होता है। ओके, व्हाट इज अ स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट हम किसे कहते हैं, मॉडल सेट में क्वेश्चन आया व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप, हमने बनाया है व्हाट इज स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट हम किसे कहते हैं, किसी एक पार्टिकुलर एरिया में, किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र में, किसी एक पार्टिकुलर रीजन में जितने अमाउंट न्यूट्रिएंट पाए जाएंगे उसके ज़मीन में, उसी को हम कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट का मतलब ये हुआ कि किसी क्षेत्र के मिट्टी में पाया जाने वाला न्यूट्रिएंट जितना है उन सभी को हम क्या कहेंगे, स्टैंडिंग स्टेट कहेंगे। ठीक है, स्टैंडिंग स्टेट के अंदर क्या क्या आ सकता है, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम एक्सेट्रा, यानी जमीन में पाया जाने वाला जितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, उन सभी को हम क्या कहेंगे, स्टैंडिंग स्टेट कहेंगे। जिसका स्टैंडिंग स्टेट अच्छा रहेगा वहाँ का प्रोडक्टिविटी भी अच्छा रहेगा। जिसका स्टैंडिंग स्टेट खराब है या लो है वहाँ का प्रोडक्टिविटी भी क्या रहेगा, लो रहेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डिफाइन फिनोटाइपिक एडेप्टेशन। फिनोटाइपिक एडेप्टेशन को डिफाइन करना है। हम लोग बात करेंगे, पहले हम फिनोटाइप किसे कहते हैं। जब भी आप किसी को बाहर से देखते हैं ना, या बाहर से वो किस प्रकार से दिख रहा है, तो उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। तो यहाँ पे बता रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे इन्वायरमेंट में जाने के बाद अपने आप को एडेप्ट करना चाह रहा है तो वो अपने अंदर क्या क्या बदलाव को लाता है। या तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसके पास अगर एडवर्स कंडीशन आ जाए या उल्टा कंडीशन आ जाए या विपरीत कंडीशन आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में वो अपने शरीर के अंदर क्या क्या बदलाव आएगा, और जो बदलाव आ रहा है बाहर से जो आप देख पा रहे हो वो बदलाव क्या क्या होता है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन है डिफाइन फिनोटाइपिक एडेप्टेशन, यानी कि कोई किसी दूसरे इन्वायरमेंट में या फिर विपरीत इन्वायरमेंट में जाके रहना चाह रहा है तो उसमें क्या क्या फिनोटाइपिक एडेप्टेशन आता है। और ये क्वेश्चन जो है ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, तो इसका आंसर है, पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि फिनोटाइपिक एडेप्टेशन हम किसे कहते हैं। द चेंज इन अपीयरेंस ऑफ द प्लांट और एनिमल फॉर द सर्वाइवल इन एडवर्स कंडीशन इज कॉल्ड फिनोटाइपिक एडेप्टेशन। किसी भी विपरीत परिस्थिति में कोई प्लांट और एनिमल अपने अंदर कोई बदलाव ला रहा है जिसके कारण वो उस विपरीत परिस्थिति में अपने आप को सरवाइव कर पाए, तो उसे ही हम कहते हैं फिनोटाइपिक एडेप्टेशन। इसको हम दोबारा रिपीट करते हैं। The change in appearance of the plant or animal for the survival in adverse condition is called phenotypic adaptation। किसी अनफेवरेबल कंडीशन में या किसी विपरीत परिस्थिति में अपने शरीर के अंदर जो भी बदलाव ला रहा है, और वो बदलाव अगर आपको बाहर से देखने को मिल रहा है या बाहरी बदलाव जो अपने शरीर के अंदर लाता है, उसे ही हम इसे कहते हैं फिनोटाइपिक एडेप्टेशन। अगर शरीर में बाहर से बदलाव हो रहा है तो जरूर उसके जीन में म्यूटेशन हुआ होगा, जीन में कोई बदलाव हुआ होगा, तभी वो जीव जो है, तभी वो प्लांट या एनिमल है वो बाहर में बदलाव ला पाया होगा। तो जेनेटिक म्यूटेशन काउजेस फिनोटाइपिक एडेप्टेशन। जीन में म्यूटेशन होने के ही कारण फिनोटाइपिक एडेप्टेशन होता है।
अनसुटेबल इन्वायरमेंट लीड्स टू द फिनोटाइपिक एडेप्टेशन। अनसुटेबल या फिर एडवर्स या फिर विपरीत, इन सभी इन्वायरमेंट के ही कारण जो है सो फिनोटाइपिक एडेप्टेशन होता है। इसका एग्जाम्पल है इवोल्यूशन ऑफ द लाइट कलर्ड मॉथ इन डार्क कलर्ड पॉपुलेशन इन एडवांटेज ऑफ फोर। इसका आप सिंपल सा आप ले सकते हैं कि एक जो कैक्टस होता है, कैक्टस में आप देखते होंगे कि कैक्टस में कांटा निकल आता है, जबकि वो जो कांटा है उसका लीफ होता है।